Is it visible? Yes, ma'am. तो इन दैट केस हमने देखा कि हमें तो कैंडिडेट की पहले चेकआउट करना है कि कौन सा है कैंडिडेट की, और ये देख रहे हैं कि हम लोग कि यहाँ पे देखो रिलेशनल डेटाबेस जो है ABC है, तो अकेला B का क्लोजर अगर निकाले तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि वो सारे वैल्यूज को डिफाइन नहीं कर पा रहा है। B इम्प्लाइज C है और B अकेला खुद आएगा, तो B का क्लोजर निकाले तो BC आएगा। A का अगर क्लोजर निकाले तो A ही आएगा, क्योंकि A के साथ कोई भी यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे जो एरो दिया गया है उसका मीनिंग क्या है कि B इम्प्लाइज C। रिलेशन में तीनों एट्रीब्यूट है ABC, और जहाँ पे B इम्प्लाइज C, ये एक डिपेंडेंसी शो कर रहा है। तो अगर हम AB का क्लोजर यहाँ पे निकाले तो ये देख सकते हैं कि AB का क्लोजर में AB आता है, ठीक है। B इम्प्लाई कर रहा है C को, तो C भी आ जाए, ठीक है ना। तो ये आपको देखना है कि कौन सा वैल्यू का क्लोजर हम ले ताकि वो एक कैंडिडेट की हो, और कैंडिडेट की मींस दैट विल डिफाइन द एफिशिएंट एंड मिनिमल सुपर की, तो मींस दैट व्हिच इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ द एनी सुपर की। तो वो तो खैर बाद में होगा, ये हम ये देख रहे हैं कि हाँ ये जो AB का जो क्लोजर वैल्यू है वो अकेला काफी है आपको कैंडिडेट के निकालने के लिए। तो AB से हम ABC जनरेट कर पा रहे हैं, जो कि रिलेशनल डेटाबेस में मौजूद था, कि सारे वैल्यूज हम डिफाइन कर पा रहे। तो फर्स्ट मेथोडोलॉजी इज वी हैव टू कैलकुलेट द कैंडिडेट की, ठीक है, हो गया। कैंडिडेट की क्या इम्प्लाई करता है? कैंडिडेट की इज द सबसेट ऑफ प्राइमरी की, मींस A एंड B, यहाँ पे क्या होगा, AB इज अ प्राइमरी प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट निकालना था तो हमने प्राइम एट्रीब्यूट निकाल दिया कि AB आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, ओके। तो A एंड B को छोड़ के जो रह जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस केस में C हो जाएगा आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब आपको चेक करना है कि पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी आप देखो, सिमिलरली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि AB मिलके प्राइम एट्रीब्यूट था, लेकिन प्रॉपर सबसेट इस केस में B हो जाता है। तो जो प्रॉपर सबसेट है AB का, वो क्या कर रहा है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को इम्प्लाई कर रहा है, जो कि नहीं हो सकता है। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी बोल रहे हैं, जो अभी तक हमने समझाया है, ठीक है। कि if any proper subset of the key that determines any kind of non attributes, then that is exist in a partial dependency, okay. So B implies C, तो ये तो partial dependency हो गया। तो कैसे हम इसको 2NF बोल सकते हैं कि R जो रिलेशन है ABC एट्रीब्यूट का, वो जो रिलेशन वो 2NF में नहीं है। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं R को दोनों रिलेशनल डेटाबेस में, कि ऐसे हम कर सकते हैं कि हाँ R1 एंड R2, जहाँ पे A एंड B रहेगा एट्रीब्यूट, और एक जगह रहेगा B और C, जो जहाँ पे B इम्प्लाइज C हो रहा है। तो यहाँ पे तो B इम्प्लाइज C, इस केस में तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे और कोई एट्रीब्यूट नहीं है, सिर्फ B इम्प्लाइज C है। समझ में आया? तो इस केस में ये फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी ए बी लेना है साथ में, या फिर ए और बी इंडिविजुअल लेना है? ए और बी यहाँ पे कॉमन नहीं है, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ए एंड बी यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट है, इंडिविजुअल 3 एट्रीब्यूट है, ठीक है ना, ठीक है। तो ए एंड बी एक रिलेशन आ जाएगा, क्या शो कर रहा है देखो ना, यहाँ पे जो टेबल गिवन है, रिलेशनल टेबल दिया गया था ABC, और उसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स का वैल्यू था वो रिडंडेंसी शो कर रहा था, और उसको हमें क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। तो हमने क्या किया, 2NF का यूज किया। 2NF का कंसेप्ट क्या है कि उसको ये चेक करना है कि प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या है, depending on the candidate key, what are the non-prime attributes, and is there any partial dependency or not.
अगर पार्शियल डिपेंडेंट है तो उस केस में हम उसको 2NF नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो रिलेशन है ये पार्शियल डिपेंडेंट दिखा रहा है, और ये एक मतलब आप बोल सकते हो ये एक रिडंडेंसी शो कर रहा है। नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है, ठीक है। और जितने भी इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, एनोमलीज अगर कोई भी रिलेशनल डेटाबेस में है तो उसको हम यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे हमने 2NF का यूज किया फॉर रिड्यूसिंग द रिडंडेंसी। क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो ABCD बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो इस टेबल को हमको नॉर्मलाइज करना है। तो यूजिंग 2NF हमने वो किया। कैसे किया, दोनों रिलेशनल डेटाबेस में उसको डिवाइड कर दिया। क्यों किया, क्यों देख रहे थे हम लोग पहले ही पार्शियल डिपेंडेंसी हो रहा था जो कि नहीं चाहिए, तो इसीलिए हमने क्या किया, उसको फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी में कन्वर्ट किया। मीन्स ऑल द नॉन प्राइम attributes should be in a fully functional dependent on the candidate key. There should be no partial dependency, ठीक है, तभी आप उसको 2NF बोल सकते हो। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो R1 एंड R2 दोनों रिलेशनल है, और उसमें हमने क्या किया, A एंड B का एक रिलेशन सेट किया, A एंड B दोनों एट्रीब्यूट्स का, और B एंड C का एक रिलेशन सेट किया। और अगर ऐसा करे, वही चीज यहाँ पे डायरेक्शन के थ्रू हमने लिखा है, यहाँ पे कॉमा होगा, ठीक है ना। एक रिलेशन शो कर रहा है A एंड B के साथ, और एक रिलेशन शो कर रहा है B एंड C के साथ, ठीक है। और एक A B का रिलेशन देख रहे हैं, तो इस केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट्स है, ओके। और दोनों ही इंडिविजुअल कैंडिडेट की को शो कर रहा है, ठीक है ना। ए बी का सबसेट हमने निकाला था ना, जो कि एक कैंडिडेट की है। सॉरी, ए बी का हमने सुपर की निकाला था, ए बी का क्लोजर जो कि एक कैंडिडेट की है। और एक रिलेशन है जहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई रिडंडेंसी नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, सब फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी है। 1 2 3 ही सब लिया और XYZ को हमने डिफाइन कर दिया। हमको सारा डिपेंडेंसी नहीं चेक करना है, हमको ये चेक करना है कि आइदर दैट इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट और नॉट। मीन्स LHS शुड बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ द candidate key, and RHS should be the non-prime attribute to check the partial dependency. तो इस केस में देखो LHS क्या है, B is the proper subset of candidate key. कैंडिडेट की क्या है, AB है, ओके ना। एंड RHS में यहाँ पे क्या है, C है। RHS C that should be a non-prime attribute to check, means to determine the partial dependency. तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी को आपको अच्छे से समझना है, और ये अगर आप फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ वहाँ पे कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, तो इन दैट केस यू कैन से दैट हाँ ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये 2NF में हो सकता है, ओके। तो इस केस में भी हमको मिल रहा था पार्शियल डिपेंडेंसी, तो रिलेशन ABC को हम नहीं बोल सकते कि ये 2NF में है, तो हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया दोनों रिलेशन में। सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस में भी किया था, प्रीवियस जो एग्जांपल ये वाला कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी एंड लोकेशन, इसमें भी हमने वही किया था, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम यही देख रहे थे ना कि रिडंडेंसी हो रहा है, कैसे, क्योंकि स्टोर आईडी लोकेशन के साथ जो है वो पार्शियल डिपेंडेंसी शो कर रहा था, लेकिन वो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि स्टोर आईडी एक एट्रीब्यूट है कैंडिडेट की का, कैंडिडेट की आपका यहाँ पे कोर्स आईडी और स्टोर आईडी को मिला के है, तो इन दैट केस स्टोर आईडी आपका पार्शियल सॉरी प्रॉपर सबसेट हो जाता है। जो मैंने पहले ही कहा कि प्रॉपर सबसेट should be implies or dependent on a non-prime attribute. तो इन दैट केस आप देख सकते हो कि स्टोर आईडी जो कि एक प्रॉपर सबसेट है, वो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को शो कर रहा है। लोकेशन एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और हम देख रहे हैं कि स्टोर आईडी 1 दिल्ली को भी शो कर रहा है, स्टोर आईडी 1 और एक जगह भी दिल्ली को शो कर रहा है, और ये रिडंडेंसी हो रहा है।
आप देख के ही पता चल जाएगा। अगर कोर्स आईडी एंड स्टोर आईडी मिला के कैंडिडेट की है और उसमें से एक जो एट्रीब्यूट है स्टोर आईडी वो प्रॉपर सबसेट है और वो डिटरमाइन कर रहा है एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, तो वो कैसे हो सकता है? वो टेबल आपका वहां पे रिडंडेंसी है, उस टेबल को आपको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है और ये 2NF में नहीं है, तो 2NF में हमें कन्वर्ट करना है। हमने क्या किया, टेबल को ही ब्रेक कर दिया दोनों टेबल में, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाँ इंडिविजुअल हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि स्टोर आईडी एंड लोकेशन, इस केस में कोई रिडंडेंसी नहीं है, यहाँ पे कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी है कि 1 दिल्ली को ही शो कर रहा है, 2 बेंगलोर को ही शो कर रहा है, 3 मुंबई को ही शो कर रहा है। ओके ना? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2NF। और पार्शियल डिपेंडेंसी, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसके ऊपर डिपेंड करके बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी आता है। आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करने के टाइम में आपको बोलेगा कौन सा क्या है, उसका भी न्यूमेरिकल्स वगैरह एग्जाम में आता है। तो कंसेप्ट समझो, बाकी सब चीजें आप लोगों को आप कर लो, मतलब आप लोग कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आई थिंक कुछ कुछ एग्जाम्पल जो है आप वो सॉल्व करना, और ये जो थ्योरी मतलब जो इसका मेथोडोलॉजी है वो अपने आप समझ में आ जाएगा अगर यहाँ तक समझे हो तो। ओके, तो यही सब है यहाँ पे पीडीएफ में। डिकम्पोजिशन कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है, मैम यहाँ कब से पढ़ाइएगा? हाँ बोलो। मैम अब मतलब अब कल पढ़ाइएगा, बहुत हो गया आज के लिए। हाँ हम और नहीं करा रहे, अब बाकी के आज के लिए सिर्फ 2NF, बाकी के लिए और हो। ठीक है, आज का क्लास समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, और बोर हो गए हो हम समझ रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास में या फिर आप लोग देख लेना, 2-4 इम्प्लीमेंटेशन कर लेना और बोल सकते हो कोई भी दिक्कत है तो। अब यहाँ तक सबको समझ में आया? समझे हो ना? चलो ठीक है, बोर हो गए सब। ओके, चलो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। चलो पढ़ाई वगैरह करना आप लोग, और चलो थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।